हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी पैरामीटर मॉनिटर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप किसी मेडिकल रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, एम्स का हो, पैरामेडिकल का हो, मेडिकल नर्सिंग कोई भी हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले वाइटल साइंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो है वो वाइटल साइन मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसकी मदद से वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाता है, यानी कि नापा जाता है। इसके थ्रू बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेटस को नापा जाता है, जैसे हार्ट के काम को, हृदय के काम को, हमारे शरीर में सही से ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी में, नॉर्मल जो है रक्तचाप कितना है, पल्स रेट कितना है, हमारे हार्ट का काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। शरीर का तापमान कितना है। और इसका उद्देश्य ये है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है, तो मरीज के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए, स्वास्थ्य सही है या नहीं ये जानने के लिए। अच्छा जो है, टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द नर्सिंग एंड पैरामेडिक केयर, यानी कि पैरामेडिकल नर्सिंग्स का काम क्या होता है कि मरीज को सही तरीके से देखभाल करना और सही तरीके से उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करना। तो अगर उनका अच्छे से मॉनिटरिंग ना किया जाए वाइटल, और उनका अच्छे से इलाज ना किया जाए, तो मरीज के लिए ये सही नहीं होगा। तो ये एक प्लानिंग बनाने में हेल्प करता है कि मरीज के लिए कौन सा दवा और कितना देना वो सही है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है इसमें कि ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो सही है या नहीं, मरीज़ पे उसका इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है, प्रभाव कैसा आ रहा है। तो उसको समझने के लिए भी वाइटल साइन मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। पूरे बॉडी का सही तरीके से एग्जामिनेशन करना वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किसकी मदद से होता है, तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटरिंग के हेल्प से होता है। तो क्या है, तो रूटीन पार्ट ऑफ कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट। ठीक है, पूरी तरीके से शरीर को असेस करने के लिए भी हमारा ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर सही से इलाज नहीं हो रहा है, अपना इफ़ेक्ट सही से नहीं दिखा रहा है, इलाज सही ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो उसको और मॉडिफाई करना, उसमें बदलाव करना हम लोग किसके हेल्प से जानेंगे, उनके वाइटल मॉनिटरिंग के हेल्प से जानेंगे। ठीक है। तो हेल्थ स्टेटस जानना, ठीक है, और क्या केयर देना है उसे प्लान करने में मदद करता है। ठीक है। पूरे बॉडी के फिजिकल असेसमेंट के लिए मदद करता है। ट्रीटमेंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है शरीर पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है, मरीज़ में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए। अगर सही से इलाज नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो उस तरीके को बदलने के लिए, उसे और मॉडिफाई करने के लिए वाइटल साइन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर्स में क्या क्या है, यानी मरीज़ का हम लोग क्या क्या नापेंगे। तो इसमें है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि हार्ट जो है, हृदय जो है, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। देखते हैं हम लोग कि सही से है या नहीं, हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ईसीजी लेते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं, यानी कि SpO2 लेते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो कि 2 तरीके से होता है, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। रेस्पिरेशन रेट लेते हैं, यानी 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहा है मरीज़, छोड़ रहा है। हार्ट रेट, यानी कि 1 मिनट में कितना जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मरीज़ जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है। क्या तापमान है, यानी कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है मरीज़ और कितना लॉस कर रहा है, तो उसके बीच का बैलेंस ही तो टेम्परेचर है। कितना EtCO2 है, यानी सांस जब छोड़ता है मरीज़ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ये भी तो नापना है। तो इसीलिए ये सब वाइटल मॉनिटरिंग है। तो ECG क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे कहते हैं। आपने OT में काम किया होगा या ICU में, तो आपने देखा होगा कि छाती पे जो है, चेस्ट पे जो है, वो 5 से 6 इलेक्ट्रोड चिपकाए जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो हार्ट है उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल पता चलता है, हृदय का सिग्नल पता चलता है। ठीक है। नॉर्मल ECG पैटर्न जो है, अगर उसमें बदलाव मिले तो वो किस कंडीशन में मिलेंगे, तो हार्ट में कुछ दिक्कत होगी, कुछ कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें आपका कार्डियक रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जो कार्डियक टिश्यू है, जो हार्ट की टिश्यू हैं, वो डैमेज हो रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, बॉडी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रिवेंट हो सकता है।
ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो डेथ वगैरह होने लगेगा टिश्यू का, ठीक है, नेक्रोसिस होने लग सकता है उसमें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में, यानी हमारे शरीर के लिए जानते ही हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कितना ज़रूरी है। अगर पोटेशियम की कमी हो रही है या फिर पोटेशियम बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से, ईसीजी के हेल्प से हम लोग ये सभी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हो रही हैं, हृदय में क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसको देखने के लिए ईसीजी करते हैं। नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक नॉर्मल रेंज याद रखिए कि 3.5 टू 5.2, कहीं कहीं आपको 3.5 से लेके 5.0 तक भी मिलता है। तो अभी हमने ईसीजी को समझ लिया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है और ये किस लिए ज़रूरी है। तो हार्ट से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उसे हम लोग ईसीजी के हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है SpO2, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन एट पेरिफेरी। अब क्या है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो SpO2 लेते हैं। वो किसके मदद से, तो पल्स ऑक्सीमेट्री के मदद से ले सकते हैं, या फिर आप ट्रांसड्यूसर बना के और आर्टरी में कैनुला इंसर्ट करके और आप आर्टरी के थ्रू आर्ट्रियल ब्लड ऑक्सीजन भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस किस के हेल्प से ले सकते हैं, तो आप जो है आर्ट्रियल ब्लड गैस के हेल्प से भी पता कर सकते हैं, ABG के हेल्प से भी पता कर सकते हैं, कैनुला डाल के भी आर्टरी में पता कर सकते हैं, और आप जो है पल्स ऑक्सीमेट्री यानी कि नॉन इन्वेजिव मेथड के हेल्प से भी पता कर सकते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 94 टू 100 होती है, कहीं कहीं आपको 95 टू 100 मिलेगा। तो 94 से अगर कम होता है तो समझिए कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन है। इसमें भी दो मेथड होते हैं ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए, एक होता है इन्वेजिव, एक होता है नॉन इन्वेजिव, यानी एक ब्लड निकालते हैं ABG के लिए भेजते हैं, तो वो एक तरीका है। दूसरा है कि आर्टरी में कैनुला डाल के और फिर मशीन से अटैच करके फिर आर्टरी के थ्रू जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल लेते हैं। दूसरा मेथड है नॉन इन्वेजिव, जिसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक डिवाइस होता है छोटा सा, उसको उंगली में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, तो उससे पता करते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है ब्लड में, ठीक है, खून में कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, ये सब पता करते हैं। तो ये जो मशीन है हमारी पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, जो छोटा सा इक्विपमेंट है, डिवाइस है, उसमें दो लाइट होती हैं, एक इंफ्रारेड और एक रेड लाइट। तो रेड लाइट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है और इसका जो वेवलेंथ होता है वो 660 यानी 660 नैनोमीटर होता है, और जो इंफ्रारेड होता है उसका 940 नैनोमीटर होता है, और वो आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड हमारे किस में फ़्लो करेगा, आर्टरी में। तो किसी भी पाइप में अगर पानी बह रहा है तो वो पाइप पे प्रेशर लगाती है, उसी तरीके से है कि हमारे जो है पाइप की तरह ही हमारी धमनी होती है, शरीर में आर्टरी होती है, जहाँ से खून बहता है तो वो एक फोर्स लगाता है उस आर्टरी के, यानी कि वो जो पाइप है उसके दीवार पे। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड फ्लो के दौरान आर्टरी के वॉल पे, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी ब्लड फ्लो के दौरान, यानी खून जब बह रहा है तो जो प्रेशर डाल रहा है वॉल पे आर्टरी के, तो उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120/80 होता है। 120 जो है सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है, ठीक है। यानी जब हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 120 होता है, रिलैक्स होता है तो 80 होता है। सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और डायस्टोलिक यानी कि जो रिलैक्सेशन है उसके दौरान, रेस्ट पे जब रहता है हार्ट तब का है, ठीक है। तो 120/80। नेक्स्ट है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। ये कैसा टेक्निक है, तो इन्वेजिव में क्या होता है, एक कैनुला डाल देते हैं, किस में, तो आर्टरी में। आर्टरी में कैनुला डाल दिए, और आपका जो है ये टेक्निक जो है वो मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, तो ICU में, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, या फिर ऑपरेशन रूम में, या फिर जो आपकी हार्ट की सर्जरी वाली डिपार्टमेंट है, कार्डियक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे यूज होती हैं। इसमें कैनुला डाल देते हैं आर्टरी में और फिर प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका है,
ठीक है, इन्वेजिव मेथड जिसमें कैनुला डाल देते हैं और आर्टियल प्रेशर जो है वो चेक करते रहते हैं। दूसरा है नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, जिसमें बीपी कफ, आपने नॉर्मली सबने लाइफ में एक ना एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर नापाया होगा। एक कपड़ा जैसा होता है प्लास्टिक जैसा, वो हाथ पे बांधते हैं ऊपर और फिर जो है वहाँ पे मेजर करते हैं। आपको यहाँ दर्द हल्का होता होगा, फूलता होगा जब कफ, तो ये क्या है, एक प्रेशराइज्ड कफ जो है आर्म पे बांधना होता है और मशीन को चालू करना होता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बीपी दिखा देगा। एक मैनुअल होता है, एक अभी इलेक्ट्रिकल आ गया है, ऑटोमेटिक डिजिटल बीपी लेने वाला मशीन आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन इन्वेजिव है। और इससे पहले जो मैंने बताया कि आर्टरी में कैनुला डाल के जो बीपी लेते हैं वो आपका इन्वेजिव है। ठीक है, और आपका जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तो आप समझ गए। अगर आपको पल्स प्रेशर निकालना हो, ठीक है, मेनली पल्स डिफरेंस, तो सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक आप निकाल लिए पीपी। लेकिन जब आपको मैप निकालना होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला है सिस्टोलिक प्लस 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई 3। अब हमारा नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में आप सांस जो लेते हैं, जो नंबर ऑफ ब्रीथ है पर मिनट, उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट या फिर रेस्पिरेशन रेट। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट देखें एक एडल्ट का, एक युवा का 1 मिनट में तो 16 से 20 बार होता है। ये कहीं कहीं आपको 12 से 20 बार दिखाएगा, कहीं आपको 12 से 16 दिखाएगा, कहीं आपको 16 से 24 दिखाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर 12 से 20 के बीच में नॉर्मल रेंज में दिखा रहा है तो और कोई ऑप्शन ना हो इससे कम या ज़्यादा वाला, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। 16 से 20 नॉर्मली आपका एक एवरेज ले लीजिए। इन्हेलेशन क्या होता है, तो जब आप सांस लेते हैं, सांस कब लेंगे, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तब हवा से भर जाता है, यानी सांस लेते हैं। और एक्सहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पूरे हवा को हमारे फेफड़े से बाहर निकाल देता है, यानी सांस छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होता है, जिसे आप पल्स रेट भी कहते हैं। ये है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने अमाउंट में ब्लड जो है वो पंप हो रहे हैं, ठीक है, हार्ट के द्वारा, तो वो हो गया हार्ट रेट। ये जो है हार्ट की क्षमता को दिखाता है। नॉर्मली जो 1 मिनट में अगर देखें तो हार्ट रेट कितना होता है, तो 60 से 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर एक एडल्ट का एवरेज देख लें तो वो होता है 70 बीट्स पर मिनट। कितने बार, तो 72 बार 1 मिनट में। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, तो ये होता है क्या, तो हार्ट जितना जो हीट है, जो आपका जो है हीट जितना प्रोड्यूस हो रहा है और जितना लॉस हो रहा है, अगर आप आराम करते हैं, खाते पीते हैं, सही से रहते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप अगर आराम कर रहे हैं तो अब जब काम करने लगे तो हीट लॉस होने लगा, तो उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो टेम्परेचर है, यानी थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का जो बैलेंस है वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। नॉर्मली टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं EtCO2। तो EtCO2 क्या होता है, तो एंड टाइडल वॉल्यूम का मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ रिलीज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सहेल्ड ब्रीथ, यानी कि अब जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसके अंत में जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे मेज़र करता है। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड कहिए तो हमारे अंदर था, उसी को तो मेज़र किया ये एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप याद रखिए। इसको मेज़र करने का जो टेक्निक होता है उसे कैप्नोमेट्री कह सकते हैं या फिर कैप्नोग्राफी कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि EtCO2 यानी एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करने का जो तकनीक है, जो मेज़रमेंट है, उसे कहते हैं कैप्नोग्राफी या फिर कैप्नोमेट्री। जो नॉर्मल रेंज होता है EtCO2 का वो 35 to 45 mmHg होता है। अगर हम समझें कि क्यों मल्टी पैरामीटर मॉनिटरिंग ज़रूरी है,
तो ये क्या है? मेनली एक तरह का इंडिकेटर है जो कि मरीज को या फिर किसी इंसान के स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी हेल्थ स्टेटस को शो करता है। अगर किसी को कोई बीमारी है, हृदय संबंधी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मरीज अचानक बेहोश हो जाता है, शरीर में कमजोरी होने लगती है, शरीर का कलर जो है स्किन का वो डिस्कलर होने लग रहा है, दूसरे कलर में बदलने लग रहा है, बहुत बेचैनी होने लगी है, छाती में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा ही जलन सा महसूस होता है, शरीर में चुनचुनी सा महसूस होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वाइटल मॉनिटरिंग के मदद से हम लोग जान सकते हैं। ईसीजी के मदद से वाइटल मॉनिटरिंग हम करते हैं, तो ईसीजी की मदद से क्या जानेंगे? तो हार्ट का एक्टिविटी जानेंगे, हृदय अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं ये जानेंगे। SpO2 करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन समझ लेंगे। टेम्परेचर नापते हैं तो देखते हैं तापमान तो नहीं बढ़ा हुआ है, तापमान ज़्यादा कम तो नहीं हो गया शरीर का। तो ये सारे वाइटल मॉनिटरिंग ज़रूरी हैं। और अगर किसी का इलाज चल रहा है, बहुत सीरियस है, तो उसका भी वाइटल मॉनिटरिंग जो है 15-15 मिनट, 1-1 घंटे में करते हैं ताकि स्टेटस जान सकें। अगर उनमें सुधार नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट को और अच्छा करने का कोशिश किया जाता है, जिससे मरीज़ का स्वास्थ्य और अच्छा इम्प्रूव हो। ठीक है। और जो है अच्छे प्लानिंग के लिए, अच्छे केयर प्लान करने के लिए जो है वाइटल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पूरे तरीके से ये फिजियोलॉजिकल स्टेटस को दिखाता है, यानी हमारे शरीर में ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अपना फंक्शन करते हैं, तो उनके फंक्शन को देखने के लिए हम लोग वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मेडिकल फील्ड के लिए। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।